तो कक्षा 11 की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग द्रव्य के तापीय गुण के आंकिक प्रश्न पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग इस चैप्टर के आत्मनिरीक्षणात्मक यानी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक बार फार्मूले देख लेते हैं। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तापमिति तापीय प्रसार पर आधारित, और खा नंबर है ऊष्मा तथा ऊष्मा मिति पर आधारित प्रश्न। इंपॉर्टेंट है तो देखते रहिए। पहला F-32/9 C/5 K-273.15/5 बराबर R/4। यहाँ F है फॉरेनहाइट, C है सेल्सियस, K है केल्विन, R है र्यूमर। और डेल्टा एल रेखी ये हमारी लंबाई में वृद्धि आएगी जब पूछी जाएगी, तो डेल्टा एल बराबर अल्फा एल नॉट डेल्टा टी रखेंगे। या कुल लंबाई पूछी गई तो एल बराबर एल नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्वेश्चंस में हमने बताया भी था कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। ठीक भैया। डेल्टा ए बराबर बीटा ए नॉट डेल्टा टी, ए बराबर ए नॉट प्लस बीटा डेल्टा टी। अब डेल्टा टी चाहे स्मॉल लेटर लिखिए चाहे कैपिटल लेटर, आपकी मर्जी। थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा वी बराबर गामा वी नॉट डेल्टा टी, वी बराबर वी नॉट प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये कुल कितना आयतन हुआ जब गर्म करने के बाद कुछ आयतन बढ़ा, वो ये है हमारा। और इसके बाद कुल कितना हुआ। और ये डेल्टा वी ए क्या है, ये तुम्हारा आभासी प्रसार गुणांक है। गामा ए वी नॉट डेल्टा टी। और यहाँ से आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर है वास्तविक प्रसार गुणांक, जब बर्तन का प्रसार हो और द्रव का भी प्रसार हो। पढ़े थे ना द्रव का तापीय प्रसार। गामा आर मतलब वास्तविक प्रसार गुणांक, वी नॉट डेल्टा टी। गामा आर बराबर गामा ए, ये आभासी प्रसार गुणांक, प्लस गामा जो है ये पात्र का, बर्तन का कितना आया प्रसार गुणांक, ठोस होता है ना। डेल्टा पी बराबर बीटा पी नॉट डेल्टा टी। और यहाँ से सी बराबर हम लगा सकते हैं ऊष्माधारिता का कॉन्सेप्ट, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, विशिष्ट ऊष्माधारिता डेल्टा क्यू अपार एम इंटू डेल्टा टी। और यहाँ से अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू में निकालेंगे तो एस एम डेल्टा टी, ये यूज करेंगे हम जब ताप बढ़ाना होगा और घटाना होगा। तो यही इतनी ही ऊष्मा देनी या लेनी पड़ती है, यही ऊष्मा आवश्यक होती है ताप बढ़ाने और घटाने के लिए। ऊष्माधारिता ये आपकी गैसों के लिए है, जिसको मोलर ऊष्माधारिता बोला जाता है। डेल्टा क्यू अपान एन इंटू डेल्टा टी, जहाँ एन आपका जो है मोलों की संख्या है, और ये बराबर होता है एम अपॉन एन ए। एम कुल द्रव्यमान और बटा या दिया गया द्रव्यमान, और एन है अवोगाद्रो नंबर, एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, ये सभी नंबर्स। ये एल है आपकी लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, डेल्टा क्यू बाई एम होता है। अगर डेल्टा क्यू बराबर करेंगे तो एल इंटू एम आ जाएगा। अवस्था परिवर्तन के लिए यही ऊष्मा दी जाती है, होती है वहाँ पर यूज। ठीक है। तो कहीं अवस्था परिवर्तन का काम यूज में लेंगे ऊष्मा तो डेल्टा क्यू बराबर एल एम, और ताप बढ़ाने और घटाने के लिए डेल्टा क्यू बराबर एस एम डेल्टा टी। जल की विशिष्ट ऊष्मा देख लीजिए, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जल की होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, यूज में आएगा, वैसे क्वेश्चन में दिए जाएंगे ये चीज़ें। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। और बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, ये होती है आपकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा दो ही होती हैं, एल से लिखा जाता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का ताप 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर केल्विन पैमाने पर ज्ञात कीजिए। इसी का सेकंड है, एक वस्तु का के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, डेल्टा सी दी गई है। ताप में वृद्धि नंबर 1 फ़ारेनहाइट स्केल पर, नंबर 2 केल्विन स्केल पर ज्ञात कीजिए। तो एफ हमें दिया गया है, फ़ारेनहाइट होगा एफ से लिखेंगे, सेल्सियस होगा सी से, और केल्विन होगा तो के से। फार्मूला सेम वही, F-32/9 बराबर C/5 बराबर K-273/5।
पहले इसको सॉल्व करेंगे। एफ की वैल्यू 68 है, -32/9 बराबर c/5। 68 से 32 घटाएंगे 36 बचेगा। 9 × 9 9 चौक 36 बराबर c/5। 5 को इधर ले जाएंगे, 5 चौक 20, c बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर फ़ारेनहाइट 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर लिखा जाता है। केल्विन क्या होता है, सेम वही चीज़ यहाँ पर रखेंगे। सी की वैल्यू कितनी है, 20/5 बराबर के -273/5। 5 5 खत्म, 273 इधर आएगा, माइनस था प्लस हो गया, जोड़ेंगे तो 293.15 केल्विन आंसर हो जाएगा। सेकंड का क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन, डेल्टा सी का मान 10 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, डेल्टा एफ डेल्टा के निकालना है। तो वही फार्मूला सेम, डेल्टा F/9 बराबर डेल्टा C/5 बराबर डेल्टा K/5, वैल्यू डाल दीजिए। डेल्टा F/9 डेल्टा C की वैल्यू 10/5 बराबर डेल्टा K/5। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 × 5 5 दूनी 10, 2 आएगा, इसके बराबर 2 आएगा, तो 2 9 18, डेल्टा एफ का मान 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 5 दूनी 10, 2 बचेगा, या फिर इसको बराबर में रख करके 5 5 खत्म कर दीजिए, डेल्टा के का मान 10 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, केल्विन में वृद्धि, अगर सेल्सियस पैमाने पर 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करेंगे तो फ़ारेनहाइट पर वृद्धि होगी 18 डिग्री फ़ारेनहाइट की, और केल्विन पर होगी 10 केल्विन। ठीक भैया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कांच का रैखिक प्रसार गुणांक 2 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस है, यानी अल्फा दिया गया है। इसका नंबर 1 क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, नंबर 2 आयतन प्रसार गुणांक, बीटा और गामा निकालना। तो अल्फा दिया गया 2 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस, बीटा और गामा निकालना है। बीटा बराबर 2 अल्फा होता है, तो 2 दूनी 4 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस। गामा बराबर 3 अल्फा होता है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो 2 3 6 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लोहे की एक छड़ की 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर लंबाई 4 मीटर है। इसका ताप बढ़ाकर 70 डिग्री सेल्सियस कर देने पर क्षण की लंबाई में वृद्धि क्या होगी। लोहे का रैखिक प्रसार गुणांक यानी अल्फा बराबर 2 × 10⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस है। पांचवा भी इसी वक्त देख लेते हैं। तांबे की एक प्लेट का क्षेत्रफल 25 डिग्री सेल्सियस है और उसका एरिया 25 डिग्री सेल्सियस पर 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक, क्षेत्रफल 25 डिग्री ताप पर 2 मीटर स्क्वायर है। प्लेट को 75 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तांबे का रैखिक प्रसार गुणांक यानी अल्फा दिया गया है 16 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस। तो हमें T1 दिया गया 20 डिग्री सेल्सियस। T1 पर लंबाई कितनी है 4 मीटर, उसको L0 से लिख रहे हैं। ठीक है। T2 तापमान बढ़ करके कितना हो रहा है 70 डिग्री सेल्सियस, और हमको इससे लंबाई कितनी वृद्धि होगी ये बताना, अल्फा दिया गया है। डेल्टा टी निकालेंगे, T2 - T1 होता है। 70 में से 20 घटाएंगे 50 डिग्री सेल्सियस है। डेल्टा एल बराबर अल्फा L0 डेल्टा टी होता ही है। अल्फा 2 × 10⁻5 रेखीय प्रसार गुणांक, L0 प्रारंभ में लंबाई कितनी दी गई थी 4, और ताप में अंतर कितना है 50। सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 45, 400 हो गया, × 10⁻5। 2 जीरो प्लस के 5 जीरो माइनस के, तो बचेंगे माइनस के 3। तो इतनी लंबाई में वृद्धि होगी। -3 का मतलब mm होता है, तो 4 mm लंबाई की वृद्धि होगी। और पाँचवा नंबर क्या कह रहा था, पाँचवें नंबर में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर एरिया 2 मीटर स्क्वायर था। तापमान बढ़ करके 75 डिग्री सेल्सियस हो गया, एरिया में कितनी वृद्धि होगी। अल्फा आपको 16 × 10⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस दिया गया। तो डेल्टा टी T2 - T1 होता है, तापमान में अंतर। ठीक है, या वृद्धि कह दीजिए। तो 75 - 20 50 डिग्री सेल्सियस इसमें भी आएगा। बीटा बराबर 2 अल्फा से बीटा निकालेंगे तो 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो 16 दूना 32 × 10⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस। डेल्टा ए हमको निकालना है, बीटा A0 डेल्टा टी होता है। बीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया अल्फा से 32 × 10⁻6, और A0 हमको प्रारंभ में कितनी लंबाई दी गई, एरिया दिया गया था 2, और ताप में वृद्धि 50। 50 दूनी 100 का 32 से गुणा, 3200 × 10⁻6। अब यहाँ पर 1 2 3 अंक आगे दशमलव लाएंगे, आगे लाएंगे तो हमेशा पावर जो है प्लस की आती है। आगे आएंगे तो प्लस, पीछे जाएंगे दशमलव लेकर के माइनस।
तो 1 2 3 अंक आगे आए तो 3 + 6 माइनस बचेंगे कितने -3, तो 3.2 हो जाएगा × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में वृद्धि होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। धातु के एक घन की भुजा 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 सेमी है। इसे 60 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर आयतन में वृद्धि ज्ञात कीजिए। धातु का रैखिक प्रसार गुणांक यानी अल्फा 19 × 10⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, 7वां भी देख लेते हैं। धातु के एक गोले को 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके प्रसार को रोकने के लिए कितने दाब की आवश्यकता होगी। धातु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी B बराबर 3.6 × 10⁻13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और रेखीय प्रसार गुणांक यानी अल्फा दिया गया 8 × 10⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो 6 नंबर में तापमान प्रारंभ में कितना दिया गया था 15 डिग्री सेल्सियस। उस समय लंबाई कितनी दी गई घन के एक भुजा की लंबाई, घन वैसे सभी भुजाएं बराबर होती घन की, ठीक है, दी गई है L0 बराबर 10 सेमी। T2 कितना डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है 60। आपको आयतन में परिवर्तन क्या होगा ये बताना है और अल्फा दिया गया है। तो डेल्टा टी कितना आएगा T2 - T1, 60 से 15 घटाएंगे तो 45 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा वी निकालना है। आयतन में परिवर्तन गामा V0 डेल्टा टी होता ही है। गामा बराबर 3 अल्फा V0 यानी कि प्रारंभ में कितना आयतन था, आयतन बराबर घन का क्या होता है भुजा क्यूब, भुजा L0 मानी गई है तो L0 का क्यूब और इंटू में डेल्टा टी। सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हम CGS में ही लाएंगे, ठीक है भैया। तो यहाँ से 3 अल्फा की वैल्यू 19 × 10⁻6 और L0 10 दिया गया था ना, पावर 3 लगी है तो 3 बार गुणा। डेल्टा टी कितना है 45। पहले गुणा कराएंगे 19 × 5 = 95 का 5, 9 बचा, 19 चौक 76, 76 में 9 जोड़ेंगे तो 76 और 9 कितना होता है 85। यहाँ भी 5 होगा भैया, ठीक। अब इसका 3 से गुणा, 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 5 = 15 और एक कैरी जोड़ेंगे 16 और 3 × 8 = 24 और एक 25, ठीक। ये बाकी सही। और 1 2 3 0 प्लस 6 0 माइनस 3 0 बचेंगे माइनस के, और दशमलव को 3 0 माइनस मतलब 0.3 अंक आगे जाएगा तो 2.565 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आयतन में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दाब में परिवर्तन कितना है यही चीज़ तो निकालना था। दाब की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितने दाब की आवश्यकता होगी, दाब में परिवर्तन कितना करना होगा ये चीज़ बताना है। अल्फा दिया गया बी और यहाँ पर बी दिया गया बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस चैप्टर नंबर 1 से यहाँ से हम उठा रहे हैं कि बल्क मॉडुलस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है माइनस का डेल्टा पी अपॉन V0 डेल्टा वी अपॉन V0, ठीक है। माइनस का क्यों, क्योंकि आयतन में क्या होगी कमी आएगी, कमी आएगी तो वही चीज़ डेल्टा वी की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो मॉडुलस की बात करेंगे तो ये माइनस के कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ माइनस का ही आएगा, ये चीज़ याद रखिए। डेल्टा पी निकालना है, V0 चला जाएगा ऊपर और डेल्टा वी की वैल्यू हम रख देंगे गामा V0 डेल्टा टी। यहाँ गामा हो गया आयतन प्रसार गुणांक और ये V0 प्रारंभ में आयतन और डेल्टा टी यानी ताप में वृद्धि। V0 से V0 कैंसिल आउट। अगर हम परिमाण की बात करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से रुक जाइए, हम डेल्टा पी निकालना ना हमको, तो इसको इधर गुणा करा देते हैं। तो बी बल्क मॉडुलस और इनटू में गामा और इनटू में डेल्टा टी बराबर में पी। हम परिमाण की बात कर रहे हैं केवल। अब वैल्यू को डाल दीजिए बस। तो डेल्टा पी बराबर बीटा का बी का मान कितना दिया, बी मतलब बीटा 3.6 × 10⁻13। बल्क मॉडुलस गामा का मान 3 अल्फा होता है, गामा बराबर 3 अल्फा होता है ना, तो 3 अल्फा की वैल्यू हमें गिवन थी 8 × 10⁻6 लिख दिया गया। और डेल्टा टी ताप में वृद्धि कितनी आई, तो ताप हमारे पास कितना दिया गया था ये चीज़ पहले देखिए। हमारे पास ताप दिया गया था 50 से 70 डिग्री सेल्सियस, तो कितने में वृद्धि हुई है 20 की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये हमारा T2 है और इधर हमारा T1 50 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया, अब वैल्यू रख दिए, अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो सबसे पहले पावर को देखते हैं। 13 और एक 0 14, 14 घात प्लस की 6 घात माइनस की बचेंगे कितने 8,
और 2 अठी 16 कर दिया गया और 36 तियाँ 108, एक अंक आगे दशमलव लगा दिया गया। अब गुणा कराते हैं, 16 अठी 128, बचा कितना हमारे पास 8, और 8 लिखेंगे 128 के, और 12 बचे। 16 जीरो 0, 12 का 2, कैरी आया 1, 16 का 16 1 17। ठीक, गुणा 10 की घात 8। अब दशमलव को 2 अंक आगे और ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे तो यानी प्लस 8 पहले से थे, 2 और आगे तो हो गए 10। तो डेल्टा पी बराबर 1.728 गुणे 10 की घात 10, और मात्रक होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी दाब की आवश्यकता होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है उसमें पावर 10 आएगी, यहाँ 8 है तो उसको 10 कर लीजिएगा। स्टील की ठीक 20 मीटर लंबी पटरी -10 डिग्री सेल्सियस ताप पर दृढ़ आधारों के बीच कसी गई है, जिनके बीच की दूरी ठीक 20 मीटर है। यदि ताप बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो पटरी आधारों को कितने बल से दबाएगी। पटरी का परिच्छेद क्षेत्रफल 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर है। रेखीय प्रसार गुणांक 1.1 गुणे 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस है। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको हम गामा कहते हैं या वाई कह दीजिए आप लोग, 2 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। वैसे स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक यही होता ही है। एल नॉट दिया गया 20 मीटर, T1 दिया गया -10 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया गया 35 डिग्री सेल्सियस। बल निकालना है, तनाव बल। ठीक है, टाइट होगी तो जाहिर सी बात है, या नर्म होगी तो तनाव बल तो लगेगा ही लगेगा। अल्फा दिया गया 1.18 × 10⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। एरिया दिया गया है 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर ये गामा आपका आयतन प्रसार गुणांक नहीं, ये वाई कह दीजिए आप गामा की बजाय। वाई कहेंगे, ये है तुम्हारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, 2 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेल्टा टी निकालेंगे, T2 - T1, तो T2 कितना है 35 हमारे पास है, और T1 कितना था हमारे पास -10, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। टोटल कितना तापमान बढ़ा, 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया। F बराबर तनाव बल वाला फार्मूला लगाएंगे, T या F बराबर गामा वाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक A इंटू अल्फा डेल्टा टी। वाई का मान 2 गुणे 10 की घात 11, एरिया दिया गया 5 गुणे 10 की घात -3, अल्फा दिया गया 1.1 × 10⁻5, डेल्टा टी 45 निकाला गया। 5 दूनी 10 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -5 -3 -8 गुणे में 10 की घात 11 ये दिया गया था, और इसको सॉल्व करेंगे 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, और 5 49 होता है, एक अंक आगे दशमलव लगा दिया गया। अब सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 10 11 और 1 12, 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, और ये 49.5 दशमलव आगे लाएंगे तो इसका मतलब प्लस की पावर, पीछे लाएंगे तो माइनस, तो प्लस का 1 और प्लस की 4 पावर पहले से ही थी, तो ये हो गई 5 पावर, और ये बचा कितना 4.95 × 10⁵ न्यूटन, ये तनाव बल लगेगा। बढ़ते हैं अलग टाइप के क्वेश्चंस की ओर। 9 नंबर, 1 किलोग्राम जल का ताप 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना। द्रव्यमान दिया गया, तापमान दिया गया, ऊष्मा निकालनी है। ठीक है, द्रव्यमान दिया जाएगा तो विशिष्ट ऊष्मा ही लगाएंगे, ये चीज़ याद रखिए। अगर द्रव्यमान नहीं देता तो फिर हम ऊष्मा धारिता लगाते, नहीं तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता द्रव्यमान दिया जाएगा। 10 नंबर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के बर्फ के टुकड़े का ताप -10 डिग्री सेल्सियस है, इसे पूरी तरह गलाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, ये बताना है। द्रव्यमान हमें दिया कितना गया 9 नंबर में, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। डेल्टा टी दिया गया है, तापमान कितना बढ़ाया गया 20 डिग्री सेल्सियस, ऊष्मा कितनी गई है ये चीज़ हमको बताना। एस बराबर डेल्टा क्यू अपान एम डेल्टा टी। H2O की विशिष्ट ऊष्मा अभी हमने बताया था फार्मूले में, वो होती है 1, और आइस यानी बर्फ की 0.5 होती है, ये चीज़ याद रखिए। ठीक, अगर हम यहाँ से डेल्टा क्यू निकालेंगे तो आएगा SM डेल्टा टी। ताप में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात यही फार्मूला लगेगा ऊष्मा के लिए। S का मान 1 ही होता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, और M का मान 1000 दिया गया था, डेल्टा टी का मान 20, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ग्राम में क्यों किया गया, क्योंकि ये जो ऊष्मा दी गई विशिष्ट ऊष्मा वो ग्राम में ही है, तो इसलिए द्रव्यमान को हमने ग्राम में चेंज कर लिया।
ठीक है। तो ये 1000 का 2 से गुणा, यानी कि 2 गुणे कितनी पावर हो गई, 3 और 1 4, 2 गुणे 10 की घात 4 कैलोरी, इतनी ऊष्मा आवश्यक होगी। ठीक है भैया, यानी कि 1 किलोग्राम वस्तु का ताप अगर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो आपको इतनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। अब आगे दिया गया बर्फ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए इसका क्या करेगा। द्रव्यमान दिया गया 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम कर देंगे। डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बर्फ का तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो है पिघलना शुरू करती है। तो प्रारंभ में तापमान कितना दिया गया था, T1 -10 डिग्री सेल्सियस। कितना लाना है, T2 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जा करके बर्फ पिघलेगी। और 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए हमको क्या देनी पड़ेगी, बर्फ को ऊष्मा। तो कितनी दी गई ये बताना है। तो ताप में कितना परिवर्तन करना है, 10 डिग्री सेल्सियस। -10 था, 10 दे देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, T2 - T1, तो ये माइनस माइनस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। अब बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, ये चीज याद रखिए। ठीक भैया, अब आगे डेल्टा क्यू बराबर SM डेल्टा टी, ये चीज तो लगाएंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर पहले 2 चीजें यहाँ पर होती हैं। पहले क्या करना है, बर्फ को पिघलाना, यानी बर्फ को पानी में बदलना है। तो यहाँ 2 चीजें होंगी। पहले जो तापमान -10 डिग्री सेल्सियस दिया गया, उसको पहले लाओ 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, और 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर होगी अवस्था परिवर्तन। यहाँ 2 चीजें होंगी। पहला, बर्फ से जितना भी तापमान दिया जाएगा बर्फ को, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर लाओ, ये चीज करना है, यानी कि गलनांक बिंदु पर लाना है। ठीक, तो -10 से 0 आएंगे। यहाँ केवल और केवल तापमान में क्या आई है, बढ़ोतरी। तापमान में परिवर्तन अगर होता है तो हम SM डेल्टा टी ऊष्मा लगाएंगे। और जैसे ही बर्फ में आ गया, अब बर्फ से हमको क्या बनाना है, पानी। भाई पिघलने का मतलब क्या है, बर्फ क्या किस में चेंज हो रहा है, पानी। तो यहाँ अवस्था परिवर्तन हो रही है। बर्फ होती है ठोस अवस्था और ये क्या होती है, पानी होती है द्रव अवस्था। और अवस्था परिवर्तन पर तापमान नियत रहता है, ये चीज याद रखिए। तापमान यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है भैया, बस केवल और केवल आपकी क्या बदली है यहाँ पर, अवस्था परिवर्तन। और अवस्था परिवर्तन में कौन सी ऊर्जा होती है, ताप नियत होता है और गुप्त ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा दी गई है बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए, वो होगी डेल्टा Q1 बराबर SM डेल्टा टी। द्रव्यमान सभी का सेम ही होगा, द्रव्यमान कभी बदलेगा नहीं, संरक्षित रहता है। तो यहाँ S कितना होता है, बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा 0.5 होती है। द्रव्यमान कितना दिया गया है, 1000, और ताप कितना है, 10। ताप में वृद्धि कितनी आई है, देखो ताप में वृद्धि डेल्टा टी का मान कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। और 10 का गुणा, यहीं पर हमने इसको सॉल्व कर दिया, SM डेल्टा टी। 1 2 3 4 0। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 0 हटा करके पॉइंट हटा दीजिए, तो 5 गुणे 10 की घात 3 कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। 0.5 × 10⁴ ही लिखा रहने दीजिए। इतनी कैलोरी की ऊष्मा होगी। बर्फ का जो तापमान -, डिग्री सेल्सियस है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए इतनी ऊष्मा देनी पड़ेगी आपको। अब आगे अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा होती है, अवस्था परिवर्तन पर ताप नियत होता है, और इसमें जो ऊष्मा दी जाती है वो गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा का फार्मूला होता है Q बराबर LM। तो डेल्टा Q2 बराबर L × M लगेगा। L क्या होता है, बर्फ के लिए है ना, बर्फ ही तो पानी में पिघल रहा है, कि पानी आ रहा है बर्फ में, बर्फ पानी में जा रहा है। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80। ये चीज हमने अभी बताया था। अब चाहे तो यहां से भी देख सकते हैं, बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो होती है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो वही हमने कर दिया, यहाँ पर 80 रख दिया। ठीक भैया, हमने 80 रख दिया। और द्रव्यमान कितना है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम है ना, द्रव्यमान सभी का नियत रहेगा। सॉल्व करेंगे, टोटल कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। तो 8 × 10 की घात 4 कैलोरी, 8 × 10 की घात 4 कैलोरी। इतनी ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में जाएगी और इतनी ऊष्मा ताप परिवर्तन में। और कुल कितनी ऊष्मा दी गई, इन दोनों को जोड़ दो, तो कुल आवश्यक ऊष्मा क्या हो जाएगी, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। डेल्टा Q1 कितना, 0.5 × 10⁴, ये
और डेल्टा Q2 कितना 8 × 10⁴, दोनों में कॉमन किया है 10⁴ कॉमन है, और 8 में 0.5 ऐड करेंगे तो 8.5 × 10⁴ कैलोरी ये कुल ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 50 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। अब भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, कोई भी पदार्थ बर्फ होता है, तो पहले हम बर्फ से उसको चेंज करेंगे पानी में, और अवस्था परिवर्तन हो रही यानी तापमान अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और फिर पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से हम 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे, अभी भी वो पानी में ही है। अब फिर 100 डिग्री सेल्सियस पानी को हम भाप में बदलेंगे, फिर जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा पानी का ताप, उसको हम भाप में बदलेंगे तो पानी से भाप यानी गैस बनी, वाष्प। तो यहाँ पर हो गया तुम्हारी अवस्था परिवर्तन, और यहाँ पर भी क्या होगी, ऊष्मा ताप जो है वो नियत होगी। तो पहले हमको बर्फ में से पानी में बदलना है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को पानी में ही बदल रहा है, ताप बढ़ाना है यहाँ पर, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पानी में हो जाएगा अवस्था परिवर्तन करके हम उसको भाप में बदल देंगे। ये कॉन्सेप्ट करना, और इसमें जो भी ऊष्मा आवश्यक होगी उसका हमको मान निकालना है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो वही तापमान कितना है शुरुआत में 0 डिग्री सेल्सियस, और लाना कितना है 100 डिग्री सेल्सियस तक, ऊष्मा कितनी हमको देनी पड़ेगी ये चीज़ हमको बताना है, क्योंकि ताप बढ़ रहा है तो ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो पहले हम 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ था, बर्फ से पानी में बदलेंगे। ध्यान से समझिए, अवस्था परिवर्तित हो रही है तो जाहिर सी बात तापमान अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और जैसे ही पानी में ये बदल गया, अब हम पानी का तापमान हमको भाई तापमान हमको बढ़ा करके कहाँ तक ले जाना, 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका तापमान हम बढ़ाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए यहाँ तापमान में वृद्धि हो रही है, यानी कि अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ताप बदल रहा है तो अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, और अगर ताप वही है तो जाहिर सी बात अवस्था बदल गई। और जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अब ये किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, और यहाँ पर तापमान आपका नियत रहता है, क्योंकि यहाँ होती है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन के समय ताप नियत होता है, ये हजारों बार हमने बताया। तो पहली हो गई अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा, दूसरी ताप वृद्धि के लिए ऊष्मा, और तीसरी अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा। तो याद रखिए अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा होती है वो गुप्त ऊष्मा होती है, तो बर्फ से पानी में ले जाना तो यहाँ पर गुप्त ऊष्मा होगी, तो डेल्टा Q1 L × M गुप्त ऊष्मा होती है। L क्या है, बर्फ को पानी में बदलना, तो बर्फ को बदला जा रहा है, तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80, और कितना ग्राम है भैया, वजन दिया गया था 50 ग्राम, तो गुणा में 50, तो 55 40, 4000 कैलोरी आ गई है। अब आगे पानी का तापमान बढ़ाना 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ ताप में वृद्धि हो रही है, ताप में वृद्धि होगी तो हम SM डेल्टा T लगाएंगे, तो डेल्टा Q2 बराबर SM डेल्टा T। S पानी का क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, द्रव्यमान दिया गया 50, और तापमान वृद्धि कितनी हो रही है 0 से 100, यानी कि T3 - T2 कितना आएगा अंतर, 100 आएगा, 100 में से 0 घटाएंगे 100 ही आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 5000, कितना हो गया 5000, 50 का 100 से गुणा 5000 कैलोरी ऊष्मा यहाँ ताप वृद्धि में चली गई। अब यहाँ फिर से अवस्था परिवर्तन लगाना है, तापमान नियत ही रहेगा, अवस्था परिवर्तन लगाना, अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, और यहाँ डेल्टा Q बराबर L × M लगाएंगे, तीन ऊष्मा तो Q1 Q2 Q3 हमने नाम दिया डेल्टा के साथ। L यहाँ पर क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, पानी वाष्प में बदल रहा है, जल वाष्प में बदल रहा है, तो यहाँ वाष्पीकरण, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, तो 540 रख दिया, और द्रव्यमान अभी भी वही 50 ग्राम ही रहेगा। सॉल्व करेंगे, 2 0 बढ़ा दिया गया, 5 चौक 20 के 0 बचा कितना 2, 50 25 और 2 27,000 कैलोरी यहाँ पर खर्च, सबसे ज्यादा ऊष्मा यहाँ पर होती है। अब टोटल कितनी ऊष्मा दी गई है, तो डेल्टा Q1 + डेल्टा Q2 + डेल्टा Q3,
जोड़ देंगे 4000 प्लस 5000 प्लस 27000, 27 5 32 4 36,000 कैलोरी ऊष्मा यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी इस पूरे प्रोसेस में। ठीक भैया, सॉल्व करते हैं। ऊष्मा 36,000 आएगी। ठीक है, आंसर यहाँ 31,000 दिया गया, 36,000 आंसर आएगा। 12 नंबर, एक पिंड का द्रव्यमान 500 ग्राम, ऊष्मा धारिता 250 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। पिंड के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता निकालनी है। इसकी ऊष्मा धारिता भी दी गई है और द्रव्यमान भी दिया गया। चलिए लगाते हैं। द्रव्यमान हमें दिया गया 500 ग्राम, सी की वैल्यू दी गई है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता निकालनी है और ऊष्मा धारिता दी गई है। ऊष्मा धारिता को सी से लिखा जाता है। ठीक है, हीट कैपेसिटेंस एस निकालना, विशिष्ट ऊष्मा धारिता एस बराबर डेल्टा क्यू अपान एम इंटू डेल्टा सी। अब सी बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन टी, डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ये हो गई ऊष्मा धारिता सी, और बटे में कौन बच रहा है, एम। सी की वैल्यू 250 और एम की वैल्यू 500। सॉल्व करेंगे 0.5 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। बर्फी तो है ही है भैया। क्वेश्चन नंबर 13, 80 डिग्री सेल्सियस ताप के 50 ग्राम जल को 150 ग्राम ठंडे जल में मिलाने पर मिश्रण का ताप 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठंडे जल का प्रारंभिक ताप ज्ञात कीजिए। तो यहां पर दो चीजें हो रही हैं, एक गर्म पानी है, ये 50 ग्राम है, और एक ठंडा पानी। गर्म पानी को ठंडे पानी में मिलाया जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा जाएगी गर्म से ठंडे की ओर। और जब पूरा मिक्स हो जाएगा तो तापमान बचता कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। यानी जाएगा कितना उसके पास, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए उसके पास ऊर्जा जा रही। क्या जा रही भैया, ऊर्जा। अब ठंडे जल का प्रारंभिक ताप निकालना है, तो यहां पर हम लगाएंगे कैलोरी मिति का सिद्धांत। भाई गर्म जल द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडे जल द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो समझिए भैया, तापमान कितना था 80 डिग्री सेल्सियस, द्रव्यमान 50 ग्राम, T2 निकालना है, उसका द्रव्यमान ठंडे जल का कितना है 150 ग्राम। मिश्रण के बाद तापमान जो है उसको नाम दे दिया गया T से 50 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका तापमान प्रारंभ में कितना है 80, अंत में कितना बचा 50। इसका तापमान प्रारंभ में कितना था नहीं पता, बचा कितना 50। बस दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। दी गई ऊष्मा कितनी है डेल्टा क्यू, और ली गई ऊष्मा वो भी डेल्टा क्यू। ऊर्जा संरक्षण का नियम है, चाहो तो इसको Q1 नाम दे दो, इसको Q2 नाम दे दो। लेगा ऊष्मा कौन, जिसका तापमान, जिसको जो ठंडा है। कौन देगा, जिसका तापमान ज्यादा है, जो गर्म है। यहां से यही कॉन्सेप्ट है कैलो। अच्छा, दोनों के दोनों खास बात जल है, और जल की विशिष्ट ऊष्मा तो सेम ही होगी। ताप में वृद्धि हो रही है ना, ताप में वृद्धि के लिए क्या होता है, ताप एक तरफ का ताप घट रहा, ताप में परिवर्तन, तो यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा लगाएंगे। एस एम डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, दोनों के द्रव्यमान अलग अलग, तो M1 M2 दे दिया गया। दोनों सेम ही चीजें हैं, एक ही पदार्थ है, दोनों के दोनों जल है, तो विशिष्ट ऊष्मा जल की तो सेम ही होगी भैया, वन ही होती है, इसलिए एस एस कैंसिल आउट कर दिया, और डेल्टा टी और यहाँ डेल्टा टी डैश कर दिया गया। इसका तापमान भाई कुछ और है, इसके तापमान में कुछ और अलग अलग चीजें होंगी, वृद्धि। भाई एक का तापमान घटता है लेकिन दूसरे का तापमान बढ़ेगा। भाई ठंडे वाले का तापमान बढ़ता है और गर्म वाले का तापमान घटेगा। गर्म वाला तो ये है जो ऊष्मा देता है, ठंडा वाला कौन है जो ऊष्मा लेता है। तो इसकी ऊष्मा कितनी है देखो, पहले तापमान कितना है भाई, द्रव्यमान तो M1 ही है, ताप में वृद्धि भाई ताप में परिवर्तन डेल्टा टी क्या आएगा, इसके ताप में कमी आएगी। कमी आएगी मतलब जो प्रारंभ में ताप इसका क्या था ज्यादा था, और अंत में क्या हो गया कम। तो T1 ज्यादा और T क्या है कम, तो T1 माइनस टी करेंगे। अगर T माइनस T1 करेंगे तो ये आंसर माइनस में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो ये चीज याद रखें, जिसका जो ऊष्मा देता है उसके ताप में क्या आएगी कमी, तो इसलिए ताप में कमी आएगी तो T1 से T घटाएंगे ताकि आंसर प्लस आए हमारे। ये चीज तो क्लियर की है, 50 है ये 80 है तो कम हो रहा है ना। और यहां पर देखो इसका ताप में इसकी क्या आएगी वृद्धि, इसका ताप
भाई T2 क्या है, पहले कम था और इसका ताप, जब ये ऊष्मा ले रहा तो इसके ताप में क्या आएगी, वृद्धि। ताप में वृद्धि हुई और अब ताप कितना हो गया, दोनों का सेम हो गया ना, यानी कि जो मिश्रण के बाद का ताप इसका घटेगा और इसका बढ़ेगा, तो इसका कौन ज्यादा होगा, ताप T ज्यादा होगा इसके लिए, और T2 क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये ऊष्मा ले रहा है तो जाहिर सी बात इसका तापमान बढ़ेगा, बढ़ करके कितना हो गया 50, तो T माइनस T2 कर दिया गया। आप जो भी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, बस ये चीज याद है कि इसके ताप में वृद्धि होगी और इसके ताप में कमी होगी, तो फिर T1 माइनस T2 करेंगे, और अगर वृद्धि होगी तो ये करते हैं T2 माइनस T1, अंतिम माइनस प्रारंभ, तो अंतिम माइनस प्रारंभ। अब वैल्यू डाल दो, M1 कितना है 50, M2 कितना है 150, सॉल्व करेंगे 50 दूनी 150, ये 80 माइनस 50, 80 माइनस 50, और ये कितना है T की जगह पर 50 और T2 हमको फाइंड करना है। अब अंदर गुणा करा देंगे तो 50 यहाँ 150 और 3 T2 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा कितना 30, इंटरचेंज करो, ये 3T2 इधर आएगा प्लस और 30 उधर जाएगा माइनस, घटा देंगे तो बचा कितना 120। अब 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो बचा कितना T2 40 डिग्री सेल्सियस, यानी प्रारंभ में तापमान कम था और बढ़ करके उसका तापमान कितना हो गया 50, और इसके तापमान में क्या आई है कमी, कितना बचा 50, 80 से। क्वेश्चन नंबर 14, 100 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 40 डिग्री सेल्सियस के कितने ग्राम जल की आवश्यकता होगी। सेम वही चीज, बर्फ को पिघलाने के लिए 40 डिग्री सेल्सियस के कितने ग्राम जल की आवश्यकता होगी, तो जल का कितना वजन ले, कितने ग्राम जल ले, कितना ग्राम जल ले 40 डिग्री सेल्सियस ताप वाला, तो 40 डिग्री सेल्सियस ताप वाला पानी का कितना ग्राम वजन ले या कितना द्रव्यमान ले कि वो 100 ग्राम बर्फ को पिघला दे, क्या कर दे, पिघला दे। ये चीज हमको बता, भैया यहाँ कौन पिघल रही है, बर्फ, किसमें, पानी में, तो बर्फ का अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए लगाएंगे गुप्त ऊष्मा और इसके लिए हम लगाएंगे विशिष्ट ऊष्मा। तो ये अवस्था परिवर्तित कर रहा है और इसका क्या परिवर्तन हो रहा है, तापमान परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, कैलोरी मित्र का सिद्धांत, ऊष्मा दोनों बराबर होंगी। तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है बर्फ के लिए, L इंटू एम या M इंटू एल, इसके लिए MS डेल्टा T हो, इसका द्रव्यमान M1 है और इसका द्रव्यमान M2 हमें निकालना है। और पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा एक होती है और ताप में जो तापमान है इसका परिवर्तन हो रहा है वो 40 डिग्री वाले सेल्सियस का होगा परिवर्तन। अरे भाई इसका तापमान 0 लाना है, ठीक है, इसके तापमान में कुछ परिवर्तन आएगा। तो ये द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम और इसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 होती है, इसका द्रव्यमान M2 निकालना है, विशिष्ट ऊष्मा 1 और ताप में वृद्धि या ताप में परिवर्तन 40 का होना है। अब 40 एकम 40 दूना कितना होता है 80 होता है और 100 दूनी 200, तो भैया द्रव्यमान H2O का कितना होगा 200 ग्राम। तो 200 ग्राम अगर पानी लेंगे आप तो वो कितने डिग्री सेल्सियस वाला 4 डिग्री सेल्सियस वाला, तो वो क्या करेगा 100 ग्राम बर्फ को पिघला देगा, यानी उसकी अवस्था को परिवर्तित कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट है, एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री सेल्सियस ताप के 50 ग्राम जल को -20 डिग्री सेल्सियस ताप के बर्फ में परिवर्तित कर देता है। अब रेफ्रिजरेटर द्वारा प्रति घंटा मुक्त ऊष्मा ज्ञात कीजिए। भाई वो ऊष्मा क्या करेगा, मुक्त करेगा, क्योंकि वो तापमान में क्या कर रहा है, कमी करेगा, तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी वहां पर। तो ये चीज समझिए, यहां पर कह के आ रहा है कि फ्रिज में उल्टा काम होगा, पानी लगाएंगे, तापमान कितना 15 डिग्री सेल्सियस, कितने ग्राम है 50 ग्राम, और उसका तापमान हमको लाना कितना है -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होगी ये बताना है। तो हमें द्रव्यमान 50 ग्राम दिया गया है और यहाँ पर पानी है, तापमान कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। पानी का तापमान पहले कितना लाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस, ताप में कमी करके हम 0 लाएंगे
और फिर 0 डिग्री सेल्सियस कॉमन रख करके हम यहाँ पर अवस्था परिवर्तन कराएंगे। भाई समझिए कॉन्सेप्ट, 15 से 0 लाएंगे, तापमान में कमी आई, फिर 0 पानी को चेंज करेंगे, अब किस में, बर्फ में। अब पानी बर्फ में चेंज होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही तो पानी जमना शुरू होता है और बर्फ गलना शुरू होता है। तो यहाँ जमना शुरू हो रहा है, जमना यानी हिमन हो रहा है। क्या हो रहा है, हिमन। और फिर बर्फ का, जैसे ही वो बर्फ में चेंज हुआ, अब बर्फ का तापमान कितना बढ़ाना भाई, उसका तापमान बढ़ा करके -20 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना है। तो पहले पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर लाओ, ताप में कमी लानी, अभी तक वृद्धि हो रही थी, अभी कमी लानी है। तो यहां पर क्या हो रही है, ताप में कमी हो रही है, ताप में परिवर्तन, और ताप में परिवर्तन होगा तो ms डेल्टा टी sm डेल्टा टी लगाएंगे ऊष्मा। तो द्रव्यमान कितना है, 50, और पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, और ताप में परिवर्तन कितना हुआ, -15। ताप में परिवर्तन कितना हुआ, -15। तो ये चीज याद रखिए, यहां पर की जो ऊष्मा होगी वो माइनस में आएगी। अब 15 25 75 750 कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, माइनस मतलब उत्सर्जित हो रही है, हमें मिल रही है बाहर। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही चेंज हुआ, अब 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी जमने लगता है, यानी वो बर्फ में बदल जाएगा। और यहां अवस्था परिवर्तन के टाइम तापमान क्या रहने वाला है, नियत। और अवस्था जब परिवर्तित होगी तो यहां पर कौन सी ऊष्मा जाएगी, गुप्त ऊष्मा, m × L। और यहां पर बर्फ की, भाई समझिए ये किस में चेंज हो रहा है, बर्फ में, हिमन का काम कर रहा है ना, हिमन के लिए। अभी गलन होता तो अलग लगता ये वाली, लेकिन अब हिमन हो रहा है, यानी कि इधर जाना है। ठीक है, इधर होता तो ये ताप बढ़ता है, इधर होता ताप में कमी आ रही है। ठीक है, तो यहां पर हम लगाएंगे Q2 बराबर m × L, अवस्था परिवर्तन। हिमन उल्टा प्रोसेस है ये भैया, समझिए बात, पहले वाले का उल्टा। तो द्रव्यमान कितना है, 50, और इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 80, और वो रखेंगे माइनस का। क्यों, क्योंकि उल्टा हो रहा है पैटर्न ना भाई, अभी तक ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हो रहा उल्टा पैटर्न, तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। तो 8 × 5 = 40, 4000 ऊष्मा यहाँ अवस्था परिवर्तन में गई। अब जैसे ही बर्फ हुआ, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये पूरी की पूरी पानी किसमें चेंज हो गया, बर्फ पर। अब ये बर्फ का तापमान कितना बढ़ा करके करना, -20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ताप में वृद्धि हो रही है, कि ताप में परिवर्तन हो रहा, कमी हो रही है। वैसे यहाँ ताप परिवर्तित हो रहा, तो यहाँ ms डेल्टा टी लगेगा। m द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम। s यहाँ बर्फ का कितना होता है, 0.5, और ताप में कमी, ताप में वृद्धि या कमी कह सकते हो, T2 - T1 कितना आ रहा है, तो ताप में कितना परिवर्तन हुआ, T2 - T1 -20 का हो रहा है। ठीक है, तो 0 से पॉइंट खत्म। अब 5 दूनी 10 और 50 से गुणा कराएंगे तो ये 5000 कैलोरी आ गई माइनस की। अब कुल उत्सर्जित ऊष्मा कितनी हुई, तो Q1 + Q2 + Q3 सभी को जोड़ दीजिए, तो -750 -4000 -500, और जोड़ेंगे तो आएगा 4500, और 750 जोड़ेंगे 5250 कैलोरी। और ये माइनस का आएगा, माइनस का मतलब है एनर्जी जो है वो, ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित हो रही है। तो इतनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, ये चीज बताना है। ठीक है, इस पूरे पैटर्न में इतनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक जब उस तापमान बढ़ेगा, एक जब तापमान घटेगा। क्लियर बात, तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है भैया, बस यहीं पर इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स खत्म हो रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग सबसे पहले ऊष्मा स्थानांतरण पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एकदम बेस्ट से बेस्ट तरीके से, एकदम एक एक चीजें, और फिर इसके बाद हम उसके अंक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 12th में भी बालाजी पब्लिकेशन के मैथ फिजिक्स के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं।